नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस शानदार से प्रारंभ नीट हिंदी मीडियम 2025 बैच में और स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और आप सभी का इस शानदार बैच में आपका स्वागत करते हैं और आपको बहुत दिन से इंतजार था इस बैच का। ठीक, तो स्वागत करते हैं हिंदी माध्यम के इस शानदार बैच में। सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नेहा मौर्य, मनीष शर्मा, प्रशांत, भूमि, मनोज, विशाल, धीरज ठाकुर, अनिल, तुषार, अतुल सैनी, रागनी, मनीष, तुषार, काजल, विकास पाल, दीपक मौर्य, सूरज, शिवम, तुषार, मनोज, प्रशांत, तनु, गौरव, वैभव, शारदा, अंशिका, छवि, स्वागत करते हैं सभी का। तो बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से मैं स्वागत करता हूं। अब साथी हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक में साथी देखो ध्यान रखना, आपको फिजिक्स वाले बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स की जो कैलकुलेशन होती है उसमें दिक्कत बहुत आती है। ठीक है, तो साथी उसकी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आपका कमजोर होता है हम उस पर भी पूरा पूरा टारगेट करेंगे, मतलब हर कैलकुलेशन को आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखा देंगे। कहने का मतलब न्यूमेरिकल में आपको कहीं भी कैलकुलेशन की वजह से कोई भी दिक्कत ना हो। भाई वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है जी, लॉग वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना रहे जो आपका वीक हो, मतलब जो आपको दिक्कत करे, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो। ठीक है जी, कोई सा भी ऐसा कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रहेगा जो आपको ना आता हो, सब पर फोकस करेंगे सभी पर। ठीक है, चलिए बिल्कुल साथी। हाँ जी, 3 क्लास बच्चा आपकी डेमो क्लास यूट्यूब पर ही रहेंगी और उसके बाद बाकी क्लास चलेंगी आपकी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत करते हैं एक बार फिर। ठीक है जी साथी, चैप्टर नंबर 1 इट मींस वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और ये कौन सा है जी, याद रखना आपका नीट के सिलेबस में 11th और 12th का सारा सिलेबस होता है। तो भाई हम करेंगे पहला कौन सा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं जी वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक साथी, गजब तरीके से। ओके, तो भैया देखो बहुत प्यार के साथ सबसे पहले साथी मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं। आपको मैं टाइम टेबल बता देता हूं जी। 4 बजे आपकी रहेगी फिजिक्स की क्लास, 4 बजे आपकी रहेगी जी फिजिक्स की क्लास। ठीक है, 4 बजे साथी रहेगी आपकी फिजिक्स की क्लास। बहुत शानदार तरीके से अब देखते चलना जी, 4 बजे रहेगी आपकी फिजिक्स की क्लास और शाम 6 बजे रहेगी केमिस्ट्री की क्लास जिसे लेंगे जी अविनाश विश्वकर्मा सर। ठीक है जी, 6 बजे। और उसके बाद साथी आपकी रहेगी जी बायोलॉजी क्लास शाम 7 बजे। ठीक है, तो ये सभी साथी अपना टाइम टेबल मेंशन कर लेना। ठीक है, 4 बजे फिजिक्स की क्लास रहेगी, 6 बजे केमिस्ट्री की और 7 बजे बायोलॉजी की क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10 जुलाई से, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जी 10 जुलाई से। ठीक है, और क्लास स्टार्ट हो गई है आज यानी कि 15 जुलाई से। 3 डेमो क्लास रहेंगी यूट्यूब पर, 3 डेमो क्लास रहेंगी यूट्यूब पर और उसके बाद सभी क्लास रहेंगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, इस बात को सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। चलिए जी बिल्कुल ठीक, हाँ जी बिल्कुल, अभी सिलेबस भी बताएंगे, टेंशन ना लें। अच्छा जी, अब साथी मैं आपको बता देता हूं जी बैच आपको कैसे परचेस करना है। ठीक, सबसे पहले भैया आपके बैच का नाम क्या है इस बात को ध्यान से सुन लेना। ठीक, प्रारंभ नीट हिंदी 2025, आपके बैच का नाम क्या है जी, प्रारंभ नीट हिंदी 2025। अब देखो ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, देखिए तो भैया आपको मैं बता देता हूं जी इसका प्राइस कितना है जी। देखो 999 कट करके भैया 30% डिस्काउंट है और कूपन कोड रहेगा नीट 30। ठीक है जी, तो 30% डिस्काउंट के बाद बच्चा आपका जो सिलेबस है, ठीक है, तो ये होगा आपका 699 और ये ऑफर कब तक है, 10 से 17 जुलाई तक। ठीक है, 10 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे तो ये ऑफर रहेगा भैया आपका कब तक जी, 17 जुलाई तक। तो साथ ही 17 जुलाई तक ये ऑफर रहेगा। ठीक है, और ध्यान से सुनेंगे आगे। अच्छा जी देखिए, और मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं रजिस्ट्रेशन आपके 10 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं और 15 जुलाई से यानी कि आज से आपकी क्लास शुरू हो गई है और 3 डेमो क्लास रहेंगी आपकी यूट्यूब पर, बाकी क्लास होंगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है ध्यान से सुनेंगे सभी। लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट ग्रुप रहेगा, अगर किसी को भी कोई डाउट है
या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप उसका फोटो क्लिक करके डाउट ग्रुप में भेजिए, टीचर आपका सॉल्यूशन करेगा। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसका फोटो खींच करके क्लिक करके आप ग्रुप में भेजिए, उसका सॉल्यूशन होगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लास नोट्स पीडीएफ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। ओके, ये क्या बोल रहा भाई, दिखाना सर। पहले बेसिक मैथ पढ़ाओ। ठीक है, बेसिक मैथ भी पढ़ाएंगे। ठीक है जी, ओके, आपको कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अब सुनिएगा जी आगे, क्लास नोट्स पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम। ठीक है, वही टीम जिन्होंने संभव एमबीबीएस बैच में पढ़ाया था। ठीक है, पीवाईक्यू वाली सीरीज में। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही। ओके जी, ओके साथी। तो अब देखो यहां पर ये जी आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है जी, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए सर मैथ कराइए। ठीक है भैया, बेसिक मैथ कराएंगे, इस बात की टेंशन ना लें, बेसिक मैथ भी मैं सारी कराऊंगा। ठीक है, बट उसकी क्लास मैं अलग से लगाऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पर ही। ओके, चलिए तो अब साथी मैं आपको बताता हूं जी, देखो बैच परचेस कैसे करना है। बैच परचेस कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, रोजगार विद अंकित सर्च कर देना या आरडब्ल्यू सर्च कर देना, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद बच्चा आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। साथी ध्यान से सुना, सभी साथी रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखो इस तरह से इंटरफेस होगा और यहां पर आपको दिखाई देगा जी प्रारंभ नीट हिंदी 2025। ठीक है, यहां पर लिखा मिलेगा जी आपको बाय नाउ, इस पर क्लिक करके भैया आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ठीक है जी, यहां कूपन कोड नीट 30 और उसके बाद आपको ऑफर भी मिल जाएगा और ये 17 तारीख तक आपका ऑफर रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए सर मैंने बैच परचेस कर लिया है, मनु मिश्रा, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए तो अब देखो मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूं जी, फिजिक्स का क्या सिलेबस है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी साथी, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना कि आपका सिलेबस क्या है, ताकि आपको पूरे साल ये पता रहे कि आपके फिजिक्स का सिलेबस क्या है, आपके केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, आपकी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये साथी मैंने जो सिलेबस लिख रखा है वो लिख रखा है यूनिट वाइज। ठीक, ये साथी जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है जी, ये है आपका यूनिट वाइज। ठीक है, यूनिट वाइज है सिलेबस ये वाला। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना सभी साथी, ताकि आपको सिलेबस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ताकि आपको सिलेबस में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ओके, देखेंगे सभी साथी, देखिएगा जी। तो आपकी पहली यूनिट है भौतिकी तथा मापन, गतिकी, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोस एवं तरल पदार्थ के गुण, उष्मा गति, उष्मा गति की गैसों का गतिज सिद्धांत और दोलन और तरंग सिद्धांत। ठीक है, ठीक है जी, दोलन तथा तरंग सिद्धांत, वैद्युत स्थितिकी। ओके जी, अब देखो यहां पर आ जाते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा और विद्युत धारा और चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाशिकी पदार्थ और विकिरण की द्वितीय प्रकृति, परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपकी लास्ट यूनिट जी प्रायोगिक कौशल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी साथी गजब तरीके से, ताकि आपको सिलेबस का एक बार पता हो कि हाँ जी हमारा सिलेबस क्या है। चलिए जी, ओके, ठीक है जी, तो अब आएंगे जी आगे। देखिए अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, ये साथी आपका जो सिलेबस है जी ये है चैप्टर वाइज। अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया था वो था यूनिट वाइज, अब मैं आपको बता रहा हूं जी जो सिलेबस है वो है ये आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 11th का कंप्लीट सिलेबस, 11th का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस और 12th का कंप्लीट सिलेबस वो सारा है। ठीक है, तो ये साथी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो चैप्टर के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आपके 11th वाले। कौन से? 11th वाले। ठीक है जी, ओके, देखो अब ध्यान सुनो जी। तो मात्रक और मापन ये है आपका पहला चैप्टर, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब उसके बाद आएंगे ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिकी गुण,
और उसके बाद हम बात करेंगे जी द्रव्य के तापीय गुण, उष्मा गति की, अणुगति सिद्धांत, दोलन और तरंगे। ये 14 चैप्टर हैं। अब इसके बाद की अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चैप्टर वाइज है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर वाइज भैया मैं आपको बता रहा हूं, एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारा सिलेबस कराऊंगा। ठीक है जी, जल्दी बताइए। ठीक, अतुल सैनी, यहां पर आपको ट्रिक्स पर काम करना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, यहां पर आपको कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी होती। देखो ध्यान रखना, नीट के एग्जाम में कभी कोई डेरिवेशन नहीं आती। ठीक है जी, कभी कोई फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, कभी कोई डेरिवेशन नहीं आती, ठीक, कभी कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती, बस आपको कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। ठीक है, सभी फॉर्मूलाज को याद करना है, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है विद ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना सभी साथी। यहां पर आपको कोई भी नीट के एग्जाम के लिए आपको कोई भी डेरिवेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपको कोई भी प्रूफ करने की आवश्यकता याद नहीं, मतलब कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए नहीं आता। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। बस यहां पर आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है, आपको फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं डायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, मतलब फॉर्मूले के आधार पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहां पर ज्यादा करनी होगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ करनी है और ट्रिक्स के साथ करनी है, क्योंकि आपको कम टाइम में क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, ओके जी, हाँ बिल्कुल ठीक। और एक बात अपने भैया दिमाग से निकाल देना कि नीट में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो आते हैं जी आगे। देखिए अब यहां से हो जाता है जी 12th वाले चैप्टर स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं कौन से, 12th वाले स्टार्ट चैप्टर। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। हालांकि ये चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, और अब यहां पर बस आपको क्या काम करना होगा, कॉन्सेप्ट आपको पता है। ड्रॉपर बैच में भैया वही बच्चे होते हैं मोस्टली जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, बस उनको तो कॉन्सेप्ट पर एक बार पकड़ बनवानी है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, चलिए, तो किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, तरंग प्रकाशिकी, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, ये आपका सिलेबस है कंप्लीट। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए भैया दिखा देता हूं जी। ठीक साथी, यो तो एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ हमारे इतने चैप्टर हो गए, इतने चैप्टर रह गए हैं, और जैसे जैसे चैप्टर होते चलेंगे वैसे वैसे टिक लगाते चलना। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें सभी साथी। ठीक है, ओके जी। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी जल्दी से। ओके जी, चलिए तो बिल्कुल करते हैं जी अपने टॉपिक को स्टार्ट। तो सबसे पहले साथी हम बात कर रहे हैं जी कौन सा, जो आपकी 12th का पहला चैप्टर होता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिए अब साथी अगर मैं आपसे ये कहूं जी, ध्यान से सुनना, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब होता है साथी रुका हुआ। भाई स्थिर का मतलब प्यारे साथी क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है जी, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेशित या आवेश, आवेशित या आवेश। ठीक है, इसका मतलब ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम रुके हुए या स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुके हुए। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया, बेसिक मैथ ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लें, बेसिक मैथ कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखो, तो साथी मैं यहां पर देखो, आपको पेपर में कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता चलूंगा, और कुछ डेफिनेशंस जो आपके लिए जरूरी है ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट से आगे कॉन्सेप्ट समझ सकें। ठीक है, तो उनको लिखवाएंगे, बट आपको पेपर में कभी भी कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है।
ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक। ओके साथी, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बहुत बहुत शानदार तरीके से। ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें आपको रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना होता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन करना होता है। उस ब्रांच को आप कहते हैं जी क्या, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये क्या है साथी, आपकी ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। ये भौतिक विज्ञान की क्या है, शाखा, ब्रांच। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है जी, जिसमें आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है ये। तो देखिएगा सभी साथी, ध्यान से सुनना। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप रुके हुए आवेशों की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को आप कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही बात है। चलिए, तो बिल्कुल शानदार तरीके से समझते चलना, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, तो देखिए जी, आगे करेंगे अपने टॉपिक को। अब सबसे पहले ये वैद्युत आवेश क्या है, हम टॉपिक को भी पढ़ेंगे, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उस टॉपिक को बेसिक लेवल से लेकर के, थोड़ा सा ध्यान सुनना, बेसिक लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक ले जाना है। मतलब अगर हम किसी टॉपिक की बात करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से उसको बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को बहुत शानदार तरीके से कर सको। ठीक है, और याद रखना कोई भी आपको डेरिवेशन वगैरह यहां पर पढ़नी नहीं है, इस बात को ध्यान रख लो। लगातार कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर डेरिवेशन, भाई पेपर में डेरिवेशन नहीं आती है। चलिए, तो देखेंगे सभी साथी यहां पर। अब देखो वैद्युत आवेश क्या है, ये किसी वस्तु की, ध्यान सुनना, किसी पार्टिकल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं बोलूंगा जी किसी पार्टिकल की, किसी पार्टिकल की ये प्रॉपर्टी होती है, किसी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी, अभी मैं समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। किसी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, जिसके कारण वह, ठीक है जी, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है। क्या करता है साथी, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को इंटरेक्ट करता है, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को इंटरेक्ट, ठीक है जी, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ओके, तो बात को प्यार के साथ समझना, ये किसी पार्टिकल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण, जिसकी वजह से किसी अदर चार्ज पार्टिकल को, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को, किसी अदर चार्ज पार्टिकल को क्या करता है जी, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने का मतलब होगा या तो उसको रिपेल करेगा या उसको अट्रैक्ट करेगा। बात को ध्यान सुनना, या तो वो उसको रिपेल करेगा या उसको वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इंटरेक्ट का मतलब या तो वो उसको आकर्षित करेगा, ध्यान से समझते चलना सभी साथी, या तो वो उसको आकर्षित करेगा या उसको वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इंटरेक्ट का मतलब या तो वो उसको आकर्षित करेगा या उसको वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षित करेगा, ठीक, या वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है जी, या फिर साथी वो उसको क्या करेगा जी, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, ओके। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में नहीं है तो सोचो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक पार्टिकल है, सपोज करो साथी ये एक पार्टिकल है और ये है जी पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो चार्ज है ये क्या है, ये है एक प्रॉपर्टी, ये कोई वस्तु नहीं, ध्यान सुना, ये कोई मार्केट में मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये किसी भी वस्तु की, ये किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। सपोज करो भैया किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान सुना, पॉजिटिव चार्ज है। ओके,
तो ये किसी अदर चार्ज पार्टिकल को या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। अच्छा जी, अगर मैं कहूं किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पर क्या हुआ, दूसरी बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, आपस में क्या होगा जी, रिपेल होगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, अगर मैं कह दूं कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। कहने का मतलब इनके बीच होगा आकर्षण। ओके, तो इतने बात प्यार के साथ ध्यान से सुनना जी। ओके, चलो अगर मैं इसको दूसरे तरह से आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, साथ ही प्यार के साथ ध्यान से समझते चलना। कोई भी टॉपिक आपको किसी रीजन से ही पढ़ाया जाएगा जो कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ओके जी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ठीक है जी। चलो, जैसे कि भैया आपकी माता श्री का काम होता है आपको प्यार से 2 रोटी फालतू खिलाना, तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उनका गुणधर्म है, वो उनकी आदत है कि मां का प्यार ऐसा है कि वो 2 बच्चों को 2 रोटी फालतू खाने पर मजबूर करता है कि बेटा ले 2 रोटी फालतू खा ले। तो ऐसे ही चार्ज की, किसी भी बॉडी का, किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और वो किसी अदर चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मैं बोलूं या तो वो आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। अभी मैं इसकी बात करूंगा बहुत शानदार तरीके से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जी, वैद्युत आवेश क्या है जी ये, ठीक, ध्यान सुनना, वैद्युत आवेश क्या है, ये वैद्युत आवेश है वस्तु का गुण। क्या बोलेंगे जी बच्चा, वस्तु का गुण, ठीक है। ओके, ठीक है, वस्तु का गुण है जिसकी वजह से वो क्या काम करेगा जी, वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है जी। या तो वो उन्हें उत्पन्न करेगा या मैं बोलूंगा उनका अनुभव करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है जी, इस बात को ध्यान से सुनना। या तो वो उनको उत्पन्न करता है, ठीक है जी, उत्पन्न करता है, या फिर अनुभव करता है, ठीक है जी। क्या करता है साथी, अनुभव करता है। ओके जी, अनुभव करता है, अनुभव करता है, ठीक। अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी इसका मतलब बताओ। देखो ध्यान से सुनिए बहुत प्यार के साथ बात को। मैंने बोला वैद्युत आवेश क्या है, आपने कहा सर जी वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक गुण होता है, ठीक है। मैंने बोला वैद्युत आवेश क्या है, आपने बोला सर जी वैद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। वो करता क्या है, या तो वो वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, या उसका अनुभव करता है। क्या करता है, उसका अनुभव करता है। आप कहोगे सर जी कैसे, देखो वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अच्छा, अब सोचो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी वस्तु पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अब याद रखना ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उसको फील कर रहा है। या मैं यूं कहूं कि इस वाले चार्ज पार्टिकल पर ये वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा, ठीक है जी। तो ये फील कर रहा है और ये फोर्स लगा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है जी वैद्युत बल भी लग रहा है और चुंबकीय बल भी लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर यही लॉजिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रहा, तो वस्तु का एक ऐसा गुण, एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है जी, जो वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है, ठीक है। तो शानदार तरीके से समझते चलना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत बल भी और मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय बल भी, उसका अनुभव भी करता है या उसको लगाता भी है, ठीक है। बिल्कुल शानदार, ठीक साथी। तो इतनी बात आप सभी समझ गए होंगे।
अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है तो वो आता कैसे है? अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है तो वो आता कैसे है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना जी। मैं बोलूंगा किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, किसी भी बॉडी पर, ठीक, किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनों के, किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आता है, स्थानांतरण की वजह से आता है, स्थानांतरण की वजह से आता है। अब आप कहोगे सर जी स्थानांतरण की वजह से कैसे आता है? आप कहोगे सर जी स्थानांतरण की वजह से कैसे आता है? सुनो ध्यान से। अगर सपोज करो मैं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दो वस्तुओं को आपसे रगड़ना स्टार्ट कर दूं, आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दूं, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो फिर क्या हुआ जी? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से बॉडी पर क्या आता है? चार्ज आता है। बॉडी पर क्या आता है? चार्ज। अभी बताऊंगा आपको कैसे। आपने बोला सर जी किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आता है। स्थानांतरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना, ठीक है। क्या हुआ? चलिए, ओके साथी, तो ध्यान सुनना जी। तो बहुत बहुत प्यार के साथ मैं बोलूंगा जी, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, चार्ज का मतलब आवेश, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आता है। अच्छा जी, मैंने कहा आपको सपोज करो प्यारे साथी, ध्यान सुनना जी, ये मैंने आपके सामने जी दो उदासीन वस्तु ले ली। कितने जी? दो उदासीन वस्तु, ठीक है। ये बोला साथी मैंने, ये भी उदासीन है, ठीक, उदासीन है, और साथी ये बोला मैंने ये भी उदासीन है। अच्छा जी, उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब होता है जी, उदासीन का मतलब होता है, ध्यान रखना, उदासीन वस्तु, न्यूट्रल बॉडी, जिन पर नेट चार्ज होता है जीरो, जिन पर नेट चार्ज होता है जीरो, ठीक, जिन पर नेट चार्ज क्या होता है जी? जीरो होता है। अगर आपसे यह कहें कि उदासीन वस्तु पर कोई चार्ज नहीं होता, नहीं, उदासीन इट मींस उदासीन वस्तु वो वस्तु होते हैं जिन पर नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर, ठीक। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल की बात कहां है? ध्यान सुना, अगर कोई भी वस्तु उदासीन है तो उदासीन का मतलब है उस पर नेट चार्ज जीरो है, इट मींस इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या वहां पर बराबर है, तो हम बोलेंगे जी नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। तो अब ध्यान सुनो जी, मैंने यहां पर बोला जी दो उदासीन वस्तु हैं, आपस में उनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया, आपस में उनको क्या कर दिया जी? रगड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अब यहां पर रगड़ने के बाद क्या होगा? सपोज करो जी यहां से इस वस्तु पर क्या हो गया जी? इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या हो गया जी? इलेक्ट्रॉन चले गए इधर। अच्छा, तो अब पहले सपोज करो मैं आपसे कह दूं जी यहां पर इस वस्तु पर दो प्रोटॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है जी। ऐसी साथ ही मैं बोल दूं जी इस वस्तु पर भी दो प्रोटॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है जी, उदासीन। ये रहा ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। मैं बोला जी इस पर दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने बोला कि अगर मैंने आपस में इनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया तो सपोज करो जी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इस बॉडी से इस बॉडी पर चला गया, तो यहां पर बचा एक इलेक्ट्रॉन और यहां आ गया जी कितने? तीन इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए जी? तीन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया है, ओके। तो आपने कहा सर जी फिर तो अगर मैं यहां से इसको दो को हटा दूं, ठीक है जी, और मैं यहां से इसको दो को हटा दूं, पहले तो यहां भी दो इलेक्ट्रॉन थे और यहां भी दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है जी। आपने कहा सर जी, आपने ये कहा था सर जी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था, मैं इसको हटा देता हूं नेगेटिव को, ठीक है, दो प्रोटॉन, ठीक है। आपने कहा था सर जी उदासीन न्यूट्रल बॉडी, इस पर भी दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, यहां दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, ओके।
प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तो मैं उस वस्तु को बोलूंगा उदासीन, क्योंकि वहां पर नेट चार्ज 0 है। ओके, इतनी बात सही है। अब मैंने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी आपको यहां पर आवेशन की विधियां भी समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना स्टार्ट कर दे। मैंने बोला जी एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो आप क्या कहोगे जी, फिर क्या हुआ? तो आपने कहा सर जी जब आपने यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज दिया तो यहां पर तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा, अब सोचो अब क्या होगा जी, यहां पर क्या है और यहां पर क्या है। अच्छा जी, आपने देखा, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करो, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या करोगे आप, कंपैरिजन करो जल्दी से, ठीक है। देखिए, अब यहां पर आप इनका कंपैरिजन करो जल्दी से। अब कंपैरिजन करोगे तो आप ये देखोगे कि यहां 2 प्रोटॉन है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप कहोगे सर जी प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? आप कहोगे सर जी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, आप कहोगे सर जी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है जी, +E। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -E। सही बात है। और E का मान कितना होता है जी, E का मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कितना जी, 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ओके, इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी आप सभी को। ओके, तो अब देखो कंपैरिजन चेक करो। यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां प्रोटॉन ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर यहां देखूंगा, इनका कंपैरिजन करूंगा तो यहां प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात नोट करा देता हूं, तो ध्यान से सुनना जी। एक बात मेरे साथ ही मैं यहां पर आपको नोट करा देता हूं, ध्यान से सुनना बहुत बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक काम करता हूं इसमें लिखता हूं, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं जी प्रोटॉनों की संख्या, अगर मैं आपसे कहूं प्रोटॉनों की संख्या बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तो भैया आप कहेंगे सर जी वो बॉडी क्या होगी जी, वो होगी उदासीन। आप कहोगे सर जी वो क्या होगा, उदासीन। वो वस्तु कैसी होगी, उदासीन, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि किसी भी वस्तु पर, अभी आप इसका मुझे जवाब दोगे, अभी आप मुझे इसका जवाब दोगे। अब ये उदासीन और ये उदासीन न रही, ठीक है जी, मैं इसको रफ भी कर दूंगा, ध्यान से सुनना। ओके, मैं इसको यहां से रफ भी करूंगा। ओके जी, अब ये उदासीन नहीं रही, ठीक है। अभी आप मुझे बताओगे कौन सी नेगेटिव चार्ज है, मतलब किस पर ऋणावेश है और किस पर धनावेश है, अभी आप मुझे बताओगे, ठीक है। बट मैं अभी पहले आपको ये लिखवा देता हूं। आप कहोगे सर जी अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। ओके जी, तो अब आप कहोगे सर जी प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो बताओ वो बॉडी कैसी होगी, वो बॉडी होगी पॉजिटिव चार्ज। मतलब उस बॉडी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जरा चेक करो, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। सपोज करो मैं कह दूं जी 2 प्रोटॉन है, कितने जी, 2 प्रोटॉन, ठीक है, कितने, 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज देखो, एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन का आवेश होता है जी +E, तो मैं बोलूंगा यहां पर टोटल चार्ज कितना, 2E। यहां पर कितना जी, -E। तो 2 में से 1 गया, कितना होगा जी, ओनली 1E, ठीक है। तो आप ये कहेंगे सर जी जिस पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो वो वस्तु कैसी होगी जी, वो वस्तु होगी, उस वस्तु पर होगा धनावेश। उस वस्तु पर क्या होगा जी, धनावेश। मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर, ठीक है। ओके, अच्छा अब आगे आ जाओ। यहां पर अगर मैं आपसे कह दूं जी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कम है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ठीक है।
तो आप कहेंगे सर जी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं बोलूंगा कि वो वस्तु कैसी है जी, ऋणावेशित। इट मींस उस वस्तु पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। उस वस्तु पर कैसा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज है। उस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है तो आप कहेंगे सर जी वो वस्तु उदासीन है। अगर आपने कहा कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है तो आपने कहा सर जी प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब उस वस्तु पर क्या होगा, धनावेश। ठीक है। मैंने बोला कि प्रोटॉन की संख्या कम हो, किसी भी बॉडी पर प्रोटॉन की संख्या क्या हो, कम, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, ज्यादा। तो आपने कहा सर जी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब वो वस्तु कैसी है जी, ऋणावेशित। इतनी बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां पर पहले दोनों वस्तु कैसी थी, उदासीन। पहले ये दोनों बॉडी कैसी थी जी, उदासीन थी। हमने इनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया आपस में, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। ठीक, अभी मैं आपको यह भी जवाब दूंगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता भैया, ये भी बता दो। अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलो एक बार मुझे सभी जवाब दे दो। बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर जी हाँ बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से ही आवेश का ट्रांसफर होता है, मैं बोलूंगा जी उस वस्तु पर आवेश का पता चलता है। ठीक है, ओके, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से ही आवेश का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बात तो पता है आपको। अगर मैं ये कहूं कि जी अगर बताओ प्रोटॉन को क्यों ट्रांसफर ना कर पा रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं बताओ, तो एक बार सभी साथी जवाब दे दो जल्दी से। ठीक, एक बार सभी साथी जवाब देंगे कि जी इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, जल्दी बताओ 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 तो जल्दी से बताइए एक बार प्यारे साथी जल्दी से। ओके ओके ओके, इसका भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके जी, अब देखो यहां पर मैं बोलूंगा जी यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वस्तु होगी आपकी धनावेशित। कैसे जी, धनावेशित। ओके, क्या होगा साथी, धनावेशित। अच्छा, अब यहां पर चेक करना जी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, भाई दो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंने आपसे क्या कहा था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा है प्रोटॉनों की संख्या से तो वो वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। वो वस्तु कैसी होगी माय डियर, ऋणावेशित। ओके, ठीक है जी, इतनी बात तो भाई आप सभी को बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। ठीक है, बताओ बताइए जी। ठीक, इतना आप बड़े आराम से समझ सकते हो। यहां पर चेक करो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो ये कैसा जी, धनावेशित। यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो ये है जी आपका ऋणावेशित। तो किसी भी वस्तु पर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि वो वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ओके जी, आशीष यादव, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखना साथी यहां पर मैं बताता हूं जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, सबसे पहले साथी देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं जी। पहले अभी मैं आपको यह बता रहा हूं जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं होते एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। पहले मैं एग्जांपल्स की कुछ बात कर लेता हूं। देखो मैंने आपको भी बताया था जी किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो तो हम उसको बोलते हैं क्या, उदासीन, न्यूट्रल। इट मींस नेट चार्ज होता है 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से साथी, मैंने बोला कि आपने किसी कंगे को सिर से रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, कागज के टुकड़े हैं, उदासीन। बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, नेट चार्ज का मतलब होता है कुल आवेश। नेट चार्ज का मतलब होता है कुल आवेश। ओके, ये है आपका, ये है जी आपकी कंगे पर क्या है जी, नेगेटिव चार्ज। कंगे पर क्या है साथी, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, तो भैया मैं बोलूंगा जी ये क्या है जी, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है इस पर, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है, सुनना ध्यान से, इस पर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। ये है आपका उदासीन।
उदासीन, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। अच्छा, हमने बालों से कंघे को रगड़ना स्टार्ट करा, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है जी। तो ये है आपका नेगेटिव चार्ज और ये है जी आपका न्यूट्रल। तो अब यहां पर इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है इनके बीच में? आकर्षण। इतनी बात तो ठीक है। अच्छा जी, तो ये है जी आवेश के उदाहरण। क्या है जी? आवेश के उदाहरण। ओके, उदासीन में भी आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक बार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको टॉपिक और ज्यादा डिटेल में ले जा सकूं, ठीक है। अब इसने अपने बालों से, देखो इस गुब्बारे को अपने बालों से रब किया। रब करने के बाद आखिरकार इस गुब्बारे में ऐसा क्या हुआ जो इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? सोचो, सोचो साथी, सोचो। आखिरकार इस गुब्बारे को इसने अपने बालों से रब किया, रब करने का मतलब रगड़ दिया, तो ऐसा क्या हुआ? ये बॉडी इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। बताओ मुझे एक बार। तो आप देखेंगे जी, जरा इसको देखना, हमने इस बैलून को अपने बालों से रब किया, रब करने का मतलब अपने रगड़ लिया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? इस पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन इस बॉडी पर क्या है? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ये उदासीन है। ध्यान सुनना, ये क्या है? बैलून आपने अपने बालों से रब किया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से देखो, और इस बॉडी पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये है जी उदासीन, ठीक है। अब बताओ मुझे जल्दी से, तो ये जो नेगेटिव है, इसके पॉजिटिव को खींचना चाहेगा। सही बात है। सुनो ध्यान से, एक बात ध्यान सुन लो। आपने इस बैलून को अपने बालों से रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ? इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज क्या काम करेगा? इस बॉडी के पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। इनके बीच में साथी क्या हो रहा है जी? अट्रैक्शन हो रहा है। इसलिए इस बैलून की तरफ ये बॉडी आकर्षित हो रही है, मतलब अट्रैक्ट हो रही है। बताइए। ओके, ठीक सर, प्लस क्यों नहीं आता है? इसका जवाब सुनो ध्यान से। अब प्लस क्यों नहीं आता है जी, इसका जवाब भी सुन लो। अभी एक सिस्टर ने पूछा जी प्लस क्यों नहीं आता है, प्लस क्यों नहीं आता है जी, इसका भी जवाब सुन लो ध्यान से। अब ठीक है, ये प्लस क्यों नहीं आता है जी, इसका जवाब भी सुन लो ध्यान से। ठीक, तो जरा मैं इसका जवाब देता हूं जी। देखो, इस सीरीज को देखना, एक बार मैं सीन 2 लगवाना चाहूंगा। ठीक, देखो ध्यान सुनना, यह है जी ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज। अब देखो यहां पर कॉटन के आगे लिखा हुआ न्यूट्रल, यहां पर साथी क्या लिखा हुआ है जी? कॉटन के आगे लिखा हुआ है न्यूट्रल। ठीक है, कॉटन के आगे लिखा हुआ है न्यूट्रल। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कॉटन के आगे क्या लिखा है? न्यूट्रल। इससे ऊपर की जितनी भी भैया, उनके अंदर आता है नेचर पॉजिटिव होने का। ठीक है, और इसके नीचे चेक करो, कॉटन से नीचे वो सब होती है जी नेगेटिव, मतलब उन पर क्या होता है जी? ऋणावेश आ जाता है। अच्छा सोचो, अब अगर मैं आपके सामने, देखो यहां पर जी हेयर ढूंढो, हेयर, बाल कहां पर है जी? हेयर ढूंढो, हेयर, ध्यान सुनना जी, हेयर ढूंढना आपको, हेयर यहां पर आएगा जी हमारा, देखो यार ह्यूमन हेयर, यहां पर देखो साथी, यहां पर ह्यूमन हेयर, ये इस कॉटन से ऊपर है। ठीक है जी, इनके अंदर होता है नेचर पॉजिटिव चार्ज आने का। और इस कॉटन से नीचे देखना, इन पर नेचर, इनका नेचर होता है नेगेटिव होने का। मतलब सोचो, अगर मैं आपसे ये कहूं, सोचना ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी कोई बॉडी है और उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, हाँ बताएंगे, सभी को बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है जी, ओके। अब देखो ध्यान सुनो और आराम से सुनना टॉपिक बड़े प्यार के साथ। मैंने एक तो ह्यूमन लिया, ह्यूमन हेयर ले लिया, और एक बच्चा मैं ले लेता हूं जी। देखो ये पॉली, जितने भी कॉन्सेप्ट है पॉली, ठीक है वाला, कंगा हो गया, बैलून हो गया, इस टाइप के। अच्छा जी, अब इनको अगर आपस में आपने रगड़ लिया, इनको आपने आपस में रगड़ लिया, ठीक है जी, तो देखो इस पर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और इन पर जाएगा जी नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो हमने अपने सिर से कंगे को रगड़ा था, तो उस पर तो कंगे पर चले गए इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गया नेगेटिव। अच्छा, और हमारे बालों पर क्या हो गया जी? पॉजिटिव। तो इसीलिए वहां पर मैंने आपको कहा था जी इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो ये आप इससे क्लियर हो जाएगा आराम से। ऐसे नहीं कि ठीक है जी किस पर इलेक्ट्रॉन गए, दोनों बार इलेक्ट्रॉन ही क्यों आए, तो आपको समझ में आना चाहिए इस वाली सीरीज को देख करके।
ठीक है, तो भैया इन पर तो होता है पॉजिटिव चार्ज, जब आपस में दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इन पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और इन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब आगे आ जाते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ, गजब तरीके से। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूं जी, जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा सर जी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अच्छा, ध्यान सुनना, मैंने आपसे कहा जी जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा था आपसे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, सही बात है। तो आवेश आपको पता है कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा कि अगर धनावेश है तो वो किसकी कमी से हुआ था? इलेक्ट्रॉन की कमी से। कि जब 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं कि एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पर क्या होता है? धनावेश। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अगर मैंने ये कहा आपसे कि भैया 2 बॉडी को आपस में आपने रब किया, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, जब यहां एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। वो आपको पता भी है कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस कितना, बताओ जल्दी से, 31 kg। ओके, ठीक है, देखो अब इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होगा। जब यहां एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी जाएगा, तो द्रव्यमान की भी क्या होगी? कमी होगी। द्रव्यमान की भी क्या होगी? साथ ही कमी। तो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, साथ के साथ वहां पर द्रव्यमान की भी कमी हो गई। तो यहां पर ये रहा धनावेश कैसा? द्रव्यमान की कमी होती है। आगे देखेंगे वहां पर जब ऋणावेश जाता है, देखो सोचो, इलेक्ट्रॉन गया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉडी हो गई ऋणावेशित, ये बॉडी हो गई ऋणावेशित। सही बात है, इतनी बात ठीक है। ओके, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो भाई साथ के साथ वो द्रव्यमान भी तो लाया होगा, भाई साथ के साथ वो द्रव्यमान भी तो अपना लाया होगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दूं कि जी मैं अपने एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हूं तो क्या मेरा मास या मेरा द्रव्यमान मतलब मेरा भार यही रहेगा? बताओ भाई, मैं अपने साथ साथ अपनी आत्मा भी तो लेकर जाऊंगा या आत्मा ही छोड़ दूं? आत्मा चली जाएगी, शरीर यही रह जाएगा, ऐसे तो ना हो सकता। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रहा है तो उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान भी तो जाएगा। सोचो, अगर मैं यहां से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हूं तो क्या मेरी आत्मा चली जाएगी और शरीर यही रहेगा, या शरीर चला जाए आत्मा यही रहे? ऐसे तो ना हो सकता, ऐसे तो ना हो सकता। जब मेरी आत्मा जाएगी तो मेरा शरीर भी जाएगा, और जब मेरा शरीर जाएगा तो मेरी आत्मा भी जाएगी। भैया वो बात तो अलग है कि मरने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो साथ के साथ वो इलेक्ट्रॉन भी तो लेकर जाएगा। हाँ जी, तो भैया तुम कहोगे सर जी जब इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाए, इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान भी लेकर जाएगा तो इस पर द्रव्यमान क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है, तो यहां देखो जी ऋणावेश, तो उस पर क्या होगी? द्रव्यमान की अधिकता। द्रव्यमान की क्या होगी? साथ ही अधिकता हो गई। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल सही बात है नाजिम अली, बताइए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक बात सोचेंगे सभी साथी, अगर मैं ये कह दूं, अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना जी। ओके, देखिएगा जी, देखो अब चेक करो साथी, यहां पर मैंने आपको बताया था कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था जी चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, आपने कहा सर जी चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। सही बात है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा? आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। ओके, नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर रहा है? एक दूसरे को, सोचो एक बार दोबारा सुनो, पॉजिटिव चार्ज आपस में कर रहा है जी क्या? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ठीक है, माफी चाहूंगा, दोबारा सुनना ध्यान से। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कहने का मतलब
इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, या ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन, रिपल हो रहे हैं आपस में, मतलब ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ओके, इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ समझ में आई। अच्छा, अगर मैं कह दूं एक नेगेटिव चार्ज हो, एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो, या पहली बॉडी पर पॉजिटिव दूसरी पर नेगेटिव, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है जी, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनके बीच में होता है आकर्षण बल। ठीक है, तो इनके बीच में साथी क्या होगा जी? आकर्षण बल। इतनी बात तो बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है जी? प्रतिकर्षण। यहां पर साथी क्या हो रहा है जी? प्रतिकर्षण। तो यहां साथी होगा जी आपका प्रतिकर्षण। ठीक है, यहां क्या होगा? आप कहोगे सर जी यहां भी तो प्रतिकर्षण हो रहा। भैया बिल्कुल हो रहा है। तो यहां भी क्या हो रहा है साथी? प्रतिकर्षण हो रहा है। यहां भी प्यारे साथी क्या हो रहा है जी? प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, और यहां क्या है? यहां हो रहा है जी आपका आकर्षण। यहां हो रहा है जी आपका आकर्षण। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनना सभी साथी, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, आपको कोई मैं थ्योरी का स्टेटमेंट नहीं लिखवाने वाला कि जी मैं बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी लिखवाऊं। भैया थ्योरी लिखवाने का कोई फायदा नहीं है, आपको की पॉइंट्स में लिखना है। सभी चीजों को आपको समझना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कभी आप कहो सर जी थ्योरी लिखो, भैया थ्योरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो उसको मेंशन कराया जाएगा, वो भी पॉइंटों में। ऐसा ना कि डेफिनेशन लिखी जा रही है। भैया डेफिनेशन लिखने का जहां फायदा होगा कि हाँ जिसकी डेफिनेशन लिखवानी इसलिए जरूर ताकि क्वेश्चन में हेल्प हो, बिल्कुल लिखवाई जाएगी। ठीक है, तो यहां आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, ना आपको कोई डेरिवेशन करनी, ना तो डेफिनेशन याद करनी, ना आपको कोई डेरिवेशन याद करनी। कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। जो डेफिनेशन आपको समझाई जाएगी, आपको रट्टा नहीं लगाना कि पेपर में हुबहू ऐसी ही लिखनी है, नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स पर भी काम करना होगा आपको। ठीक है, ओके जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नदीम अब्बासी, भैया तुमसे किसी ने कहा? ऐसा तो नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है और क्वेश्चंस का क्या लेवल है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करेंगे साथी अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बाद में कल। ठीक है, अभी पहले कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको एक गजब तरीके से। ठीक है, हाँ जी, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको बहुत बहुत प्यार के साथ मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और किसी भी प्रकार से अभी आपको नहीं डरना है कि जी अभी हम ऐसे चार्ज वगैरह के कॉन्सेप्ट को देख करके डर गए। अभी हम आगे आपको एंटर कराएंगे, बेसिक कैलकुलेशन भी बताएंगे, सब कुछ कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब बच्चों मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं गजब और सुंदर तरीके से। ठीक, ओके, चलिए जी, तो भैया मैं आपको बता देता हूं जी बैच के बारे में। ये रहा प्रारंभ नीट हिंदी 2025 बैच है। ठीक है, 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और 15 जुलाई यानी आज से क्लास शुरू हो गई है। 3 क्लास आपकी यूट्यूब पर रहेंगी, डेमो क्लास, और उसके बाद मैं बोलूंगा आपसे क्या, एप्लीकेशन पर सभी क्लास रहेंगी। कृष्णा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभी आप टॉपिक को समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। अभी आप पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही आपको क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, और किसी भी टॉपिक को हम जब समझेंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एक बेहतरीन लेवल तक उसको समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।